जनवरी 2025 का जो करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किया था, जो उसका फीडबैक था, वो बहुत बहुत बढ़िया आपने दिया। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए जो जनवरी 2025 का जितना भी करंट अफेयर था उसको हम 5 मिनट के लिए एक्टिव रिकॉल करते हैं उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिपोर्ट हमने रिपोर्ट्स इंडेक्स और अवार्ड में सबसे पहली रिपोर्ट देखी थी UDISE, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, जो कि 2018-19 में लॉन्च की गई थी, ताकि एरर को रिड्यूस किया जाए, क्वालिटी इंक्रीज की जाए और उसकी वेरिफिकेशन को जो है इजी बनाया जाए अक्रॉस इंडिया में। फिर गुकेश को चेस में अवार्ड मिला था, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में, प्रवीण कुमार को एथलेटिक्स में और मनु भाकर को शूटिंग में मिला था। ये भी नेक्स्ट हमने लीड्स डिस्कस किया था, लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ट्रेड के नेक्सस को एफिशिएंट बनाने के लिए। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेनीवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है, 1971 में बनी थी। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज करता है DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस 2025, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड स्कीम। उसके बाद नेशनल यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसके बारे में हमने देखा था, इन्होंने इंडिया के बारे में क्या कहा और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में क्या कहा कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके से इंप्रूव होगी। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी देखा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल रिपोर्ट जो कि एनवायरमेंटल रिस्क को हाईलाइट करता है। इसका पर्पस क्या है? एनालाइज करना मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल रिस्क एंटिसिपेटेड ओवर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के कितना 2 साल, लॉन्ग टर्म 10 साल। ग्लोबल रिस्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल फॉर एन इवेंट टू सिग्निफिकेंटली हार्म ग्लोबल GDP। फिर फिजिकल हेल्थ इंडेक्स देखा कि ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के साथ मिल के नीति आयोग इसने डेवलप किया और उसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट जो थी उड़ीसा रही और उसके क्यूमुलेटिव स्कोर इसका 67.8 था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद गोवा। फिर हमने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2025 जो कि ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट की स्टडी एट 5% इन 2024, जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बताता है। इसका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था अच्छी तरह। फिर नेक्स्ट जो देखी थी वो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखी थी, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो कि लार्जेस्ट सिटीजन लेड सर्वे इंडिया में है। लार्जेस्ट सिटीजन लेड सर्वे इन इंडिया, जो कि रूरल एरियाज में 2005 के बाद जो जितने भी साल है ना, हर साल रिलीज की जाती है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। एनिमल ये इस रिपोर्ट ने ये कहा कि जो पोस्ट कोविड रिकवरी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि रीडिंग और अर्थमेटिक में अभी भी लैग कर रहे हैं पीछे। ये एनुअल सिटीजन लैब हाउस होल्ड सर्वे है, जिससे क्या रूरल एरियाज में बच्चे पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। पॉलिटी में हमने देखा था विप्स के बारे में, थर्ड लाइन विप के बारे में देखा, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल्स, आर्टिकल 323, 323B, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इसको बनाया गया था। विप्स में हमने 3 विप्स देखी, 1 लाइन विप, 2 लाइन विप, 3 लाइन विप। 3 लाइन विप में अगर 1/3 ऑफ द लेजिस्लेचर ने ये डिसाइड ये किया कि पार्टी के अगेंस्ट अगर हम वोट दे रहे हैं तो फिर वो वोट जो होगा वो वैलिड होगा, वो डिफेक्शन में नहीं आएगा। गवर्नेंस में हमने ओपन डाटा किट प्लेटफॉर्म के बारे में हमने देखा, जो कि क्या कहता था, ये कलेक्ट करेगा, डिज़ाइन करेगा ऑडिट रिलेटेड डाटा को। इसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। की फीचर्स क्या है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिल जाएगा। फिर हमने सेंट्रलाइज पंचायत से पार्लियामेंट भारत पोल पोर्टल, जो कि होम मिनिस्ट्री के साथ CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने बनाया। ई श्रम पोर्टल अब हर 22 लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। लॉन्च कब हुआ था ई श्रम पोर्टल? 2021 में, 26 जनवरी। पहले हमारे पास कितनी लैंग्वेजेस थी? 14। अब कितनी है? 22। प्रोजेक्ट वीरगाथा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट डे कब सेलिब्रेट किए जाते हैं? 6 जून को। ये इतना याद रखो। उसके बाद अमृत भारत ट्रेन्स, भारत रणभूमि दर्शन, संचार साथी मोबाइल ऐप, इंटरनेट गवर्नेंस, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों NDRF इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? क्योंकि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर थे अमित शाह जी और मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेशन, इन्होंने 20th रेजिंग डे सेरेमनी कब NDRF डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 19 जनवरी को। इन्होंने एज ए चीफ गेस्ट थे विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन आ सकता है। एंटिटी लॉकर, PM वानी स्कीम वाईफाई के लिए सेंट्रल स्कीम। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी।
तो हम आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसके 10 साल पूरे हो, और जिस स्कीम के 10 साल पूरे हो जाते हैं वो स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन अब इस स्कीम में अब क्रॉप डैमेज को भी इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। उसके बाद इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, नोएडा उत्तर प्रदेश में। ऑब्जेक्टिव क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन इंडिया का जो है नेविगेबल वाटरवेज में उसको यूटिलाइज करना, समझ रहे हो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, सिल्वर नोटिस, इंटरपोल। सिल्वर नोटिस क्या है, इलिसिट वेदर लॉन्डर्ड अक्रॉस बॉर्डर्स के को ये वो करेगा, पकड़ेगा उनको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है ये देख सकते हो आप। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। ये फिर हमने इकोनॉमिक्स और बैंकिंग में टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा टोबैको कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, गुजरात में। इतना याद रखना है आपको, ठीक है। गंटर आंध्र प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। 1 जनवरी 1976 में बनाया गया था। फ्री आई कमेटी, डायमोनियम फॉस्फेट के सेकंड लार्जेस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर है इंडिया में। कैबिनेट ने एक्सटेंड किया है 1 टाइम स्पेशल पैकेज डीएपी के लिए। उसके बाद बैंक नेट पोर्टल देखा, प्रोजेक्ट विस्टार, रेड होल माइनिंग, 6 शेड्यूल, ये जो है ना चल रहा है, सारा हमने अच्छी तरह डिस्कस किया है। एक बार आप अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार थोड़ा देख लीजिए आप। नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर तेलंगाना का निज़ामाबाद में। इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर प्लेटफॉर्म रबर बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पे है, ये है केरला में, कोटायम में। हेल्थ के बारे में भी देखा, इसके बारे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये पिंक फायर रिटार्डेंट है ना, जो कि कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स को कर्व करने के लिए यूज़ किया जाता था। और इसके एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या है, इसमें एमोनियम फॉस्फेट साल्ट्स होते हैं जो कि उसके ऊपर एक लेयर बना जाते हैं, तो फायर कम हो जाती है, मर रुक जाती है। डिफेंस के बारे में पढ़ ले। फर्स्ट क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी लो ट्रैजेक्टरी होती है वो है परले मिसाइल। इसको रिपब्लिक डे परेड में डिस्प्ले किया गया, संजय सर्विलेंस सिस्टम में डिस्कस। तो अब हम फरवरी 2025 का जो करंट अफेयर्स है उसको हम अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहली सर्वेज, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, हेल्थ, डिफेंस पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहली सर्वे जो है वो है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे। ये इसको गवर्नमेंट का जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है इसके थ्रू इसको कंडक्ट किया जाता है। ये एक क्विंक्वेशनियल सर्विस है जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न को बताती है, हमारी कंट्री में कैसा है अर्बन और रूरल एरियाज में। इसका एम क्या होता है, मतलब कि इसका एम होता है एक एस्टिमेट बताना कि मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर एमपीसीई मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, कहाँ पे, अर्बन और रूरल एरिया उनमें हाउसेज में। नेक्स्ट इंडेक्स जो है, ये पहली सर्वे हमने डिस्कस की, अब नेक्स्ट हम इंडेक्स करेंगे क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है ये रैंक देता है कंट्रीज को उनकी वल्नरेबिलिटी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए। ये कौन पब्लिश करता है, जर्मन वॉच, एक थिंक टैंक है, एनवायरमेंटल थिंक टैंक है जिसको जो ये पब्लिश करता है। ये एसेस करता है ह्यूमन और इकोनॉमिक लॉसेस को, क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स के थ्रू जो ह्यूमन और इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं उसको एसेस करता है। और इसको ये एनुअली पब्लिक अपनी कर रहा होता है। 2006 के बाद एनुअली इसका पब्लिकेशन हो रहा है होता है। ये पास्ट की 30 ईयर्स तक की पूरी इंफॉर्मेशन को, डाटा को रिकॉर्ड करता है। उसके बाद एक रैंक देता है कंट्रीज को कि भाई इसका जो वेदर इवेंट्स, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वल्नरेबिलिटी इस कंट्री की किस रैंक पर है, इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे हम। जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में जो रिलीज किया है, इसमें जो मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज है 1993 से लेकर 2022 में इसमें डोमिनिसिया है, चाइना है, हॉन्डुरस है, ये वर्स्ट अफेक्टेड नेशंस है। और इंडिया का रैंक आपको याद रखना है 6th रैंक है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। जो वल्नरेबिलिटी है क्लाइमेट रिस्क की उसमें 6th रैंक किसका है, इंडिया का। म्यांमार, इटली और वनाटू ये भी टॉप 10 में आ रहे हैं। जो हमारी इस साल, पिछले साल पता कितने 400 से प्लस डिजास्टर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए जिसमें 80,000 से ज़्यादा पीपल मर गए और $180 बिलियन का लॉस हुआ।
मोस्ट इफेक्टेड कंट्रीज 2022 में कौन थी? पाकिस्तान था, बेलीज, इटली। उसके बाद हीट वेव्स, कौन कौन से वेदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं? हीट वेव्स होते हैं, स्टॉर्म्स, फ्लड्स। ये प्राइमरी कॉज है इस डिस्ट्रक्शन का। क्या क्या? हीट वेव, स्टॉर्म्स, फ्लड्स। टॉप डिजास्टर्स, इसमें स्टॉर्म्स में सबसे, आप आंसर राइटिंग में इसका यूज कर सकते हो। स्टॉर्म्स 35%, हीट वेव्स 30%, फ्लड्स 27%, मोस्ट अफेक्टेड बाय द पीपल। जो स्टॉर्म्स है उससे कितना लॉस होता है? 2.33 ट्रिलियन। नेक्स्ट आता है करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2024। इसमें टॉप फीचरिंग कंट्री डेनमार्क ने टॉप किया है इस लिस्ट को, लीस्ट करप्ट नेशन बन गया। उसके बाद फिनलैंड, फिर तीसरे नंबर पर सिंगापुर। मोस्ट करप्ट नेशन में अगर हम देखें वो साउथ सूडान है, सोमालिया है और वेनेजुएला है। इंडिया का रैंक 96 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट है ना, उसमें इंडिया का रैंक 96 है और इंडिया का स्कोर 38 से जो ड्रॉप हो गया है, कहाँ? 38 से 39, जो 39 2023 में था, अब वो 40 कहाँ था? 40 कब था? 2022 में। तो इंडिया का रैंक 93 था 2023 में, अब कितना हो गया है? 96। थोड़ा ख़राब हो गया है, तो इसमें हमें वर्क करने की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा करप्शन हमें देखना पड़ेगा। तो उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने क्या अनाउंस किया? नॉमिनेशंस प्राइम मिनिस्टर्स योगा अवार्ड। योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून। ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है हमें, 21 जून को योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड के बारे में आपको क्या याद रखना है? ये इंडिविजुअल्स को रिकोगनाइज करता है, ऑर्गेनाइजेशंस को रिकोगनाइज करता है जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन की हो, सस्टेन कंट्रीब्यूशंस किया हो। कहाँ पे? योगा सेक्टर में। इसको तो जो प्रोफाउंड इम्पैक्ट है योगा का सोसाइटी पे, इसको उसके ऑनर को एस्टेब्लिश किया जाता है। इसके थ्रू एलिजिबिलिटी क्या होती है? उसमें वो जो बंदा होना चाहिए जिसको ये प्राइज़ मिल रहा है, उसकी 40 साल कम से कम ईयर होनी चाहिए और उसने 20 साल जो है वो डेडिकेटेड सर्विस की होनी चाहिए योगा में। इसकी स्क्रीनिंग कमेटी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में थोड़ा और देखते हैं। ये मोस्ट वाइडली यूज ग्लोबल करप्शन रैंकिंग वर्ल्ड में है। इसको एनुअली पब्लिश किया जाता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ताकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सेंस। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कब से? 1995 से। ये कैसे डिफाइन करती है करप्शन को? ये आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। एब्यूज ऑफ एंट्रस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन। एब्यूज ऑफ एंट्रस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन। अब यह प्रीलिम्स पर फोकस कीजिए, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में टॉप किसने किया, इंडिया का रैंक क्या है, इतना। फिर आते हैं हमारे पॉलिटी सेक्शन में। पॉलिटी सेक्शन में जो सबसे पहली रिपोर्ट हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? जो रैट होल माइनिंग हो रही है मेघालय में, उसके लिए है। जो आर्टिकल 371A है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या होता है, नागालैंड क्या है, नागालैंड के पास कौन सा आर्टिकल है, ये सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, आर्टिकल 244 क्या कहता है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ये फॉर्मेशन के लिए प्रोवाइड करता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आर्टिकल 244, इतना याद रखना है। और 6th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ये 10 ट्राइबल एरियाज हैं, इनमें जो 6 शेड्यूल में इन 10 ट्राइबल एरियाज को रखा गया है, जिसमें आसाम आता है। आसाम के 3 एरियाज, मेघालय के 3 एरियाज, त्रिपुरा के 1 एरिया और मिजोरम का 3 एरिया। और ईच ऑफ दिस जो एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इनके पास है। क्यों? ताकि ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी इंश्योर हो जाए। उसके लिए तो पंचायत है, लेकिन पंचायत भी उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाता है, तो इनको थोड़ा ऑटोनोमस ज़्यादा बनाने के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूट किए गए आर्टिकल 244 के बाद। और 6th शेड्यूल में कौन कौन से एरियाज आते हैं, ये देख रहे हो। आसाम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है और मिजोरम आता है। यहाँ पे ना आसाम, ये आसाम है, ये मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये यहाँ पे ना त्रिपुरा और यहाँ पे है मिजोरम। ये त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, ये ऐसे लाइन में है, ऐसे ना।
ये देख रहे हो, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इनके लिए बनाया गया था ताकि जो है वो इनको थोड़ी ज़्यादा एटोनमी दी जाए। लेकिन अब जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ना, उन्होंने मेघालय में रेड होल माइनिंग को बैन कर दिया। लेकिन नागालैंड में आर्टिकल 371 ए होने की वजह से, आर्टिकल 371 ए होने की वजह से जो है नागालैंड में रेड होल माइनिंग को बैन नहीं किया गया। तो मेघालय ने बोला हमने कौन सी गलती कर दी, हमें भी तो, हमें अगर जो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड की, अगर हम अपना कमा रहे हैं इससे, तो भाई नागालैंड वालों को अगर हमने आर्टिकल 371 ए के एम्बिट में रखा है तो हमें भी रखो। हमें भी तो मतलब वो करना है ना, मतलब उसको कमाना है, पैसे कमाने हैं। तो इसलिए बोला उन्होंने कि भाई मेघालय ने बोला कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो ठीक है, लेकिन नागालैंड के पास जैसे आर्टिकल 371 है तो हमें भी दो आर्टिकल 371 है। हम भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो हम पर बैन लगाया है रेड होल माइनिंग पर, वो हम पर भी नहीं होगा जैसे नागालैंड पर नहीं है। थोड़ा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में देखते हैं। इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सेटअप किया गया था कब, 2010 में, ताकि इफेक्टिव एक्सपीडिशियस डिस्पोजल हो सके केसेस का, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और अदर नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। इंडिया थर्ड कंट्री बन गई वर्ल्ड में जो कि स्पेसिफाइड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल को बनाने के लिए बनाया जिसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद। इसके न्यू दिल्ली में सिटिंग होती है, उसके अलावा भोपाल में, पुणे में, कोलकाता में और चेन्नई में। चेयरपर्सन इसके जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं। एनजीटी में ये कौंसिल जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, इसमें ये चीज़ें आती हैं। इतना डिस्कस कर लिया हमने, समझ गए ना कि भाई ये न्यूज़ में क्यों है। मेघालय बोलता है यार हमें भी दे दो आर्टिकल 371 में, हमें भी रखो। जब तुम्हें नागालैंड को रखा हुआ है तो हमें भी रखो। तो 6 शेड्यूल में कौन कौन से एरियाज आते हैं, आसाम आता है, त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है। इसको कैसे याद रख सकते हो, ATM स्क्वायर नो मनी। कैसे, आसाम त्रिपुरा, ये है ना यहाँ पे आसाम, ये है यहाँ पे त्रिपुरा, ये आसाम त्रिपुरा, मिजोरम मणिपुर, मिजोरम मणिपुर, मणिपुर नहीं आता है इसमें, ठीक है ना। मेघालय आता है, मेघालय और मिजोरम, लेकिन मणिपुर नहीं आते, नो मनी, ऐसे याद रख सकते हो, है ना। तो इतना नाटक करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप इतना याद रखिए कि जैसे ये आसाम है, ये उसके बाद ये मेघालय है, ये भी आता है, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर नहीं आता है। नेक्स्ट आता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने क्या कहा कि जब आप एक जो रिव्यू कीजिए, जो टोल टैक्स आप लगा रहे हो नेशनल हाईवेज पर, नेशनल हाईवे बन भी गया, टूट भी गया, लेकिन तब भी आप टोल ले रहे हो, ये क्या, ये कौन सा मतलब जस्टिस है। तो ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है, ये इसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया था ताकि ऑडिट कर सके वो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसको हर साल बनाया जाता है। इसके स्ट्रेंथ फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन 22 से ज़्यादा ही होते हैं। इसका टर्म ऑफ ऑफिस 1 साल का होता है। चेयरपर्सन स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट करता है और चेयरमैन जो होता है इसका अपोजिशन से होता है। फर्स्ट सेटअप कब किया गया था, 1921 में, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में आपको याद रखना है। तो प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में इम्पोज किया। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 याद रखना है। इसको गवर्नर रूल भी कहते हैं। इसको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है किसी स्टेट में तब इसको किया जाता है। इसको किसी भी टाइम रिवोक किया जा सकता है प्रेसिडेंट के थ्रू। मोस्ट कंट्रोवर्शियल और मोस्ट क्रिटिसाइज प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का ये। सबसे पहली बार प्रेसिडेंट रूल कब लगाया गया था, पंजाब में 1951 में। नेक्स्ट आते हैं हम ये रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की क्या है, 226, इतना आर्टिकल याद रखना है बस।
Web portal for NYPS 2.0 enables citizens to participate in youth parliament program of the Ministry of Parliamentary Affairs. नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम 2.0, इसका की ऑब्जेक्टिव क्या है? स्ट्रेंथ करना जो डेमोक्रेसी की रूट्स हैं उनको स्ट्रेंथ करना। वेब पोर्टल्स जो इसे एनेबल करेगा सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करने के लिए यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम्स में मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के। ये ऑल सिटीजन्स जो हर एक जो जितने भी सिटीजन्स हैं ना हमारी कंट्री के, उनको यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जो होगा उसको ये करेगा, एनेबल करेगा। ये हो गया, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा अब गवर्नेंस पे आते हैं हम, इंपॉर्टेंट। गवर्नेंस में यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं ना डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने लॉन्च किया है स्टेट स्पेसिफिक माइक्रो सैटेलाइट अंडर ई श्रम इनिशिएटिव एंड ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स। ई श्रम माइक्रो साइट क्या है? ये स्टेट स्पेसिफिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि नेशनल ई श्रम डाटाबेस से इंटीग्रेट हुआ है। इसका एम क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के सीमलेस एक्सेस को बताना और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए। ये रियल टाइम इंटीग्रेशन करेगा स्टेट पोर्टल्स और ई श्रम डाटाबेस में। ये सीमलेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को करेगा, ऑफर करेगा और एसेस करेगा वाइड रेंज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए। उसके बाद है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम टू प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो है ये हमें यार 8th शेड्यूल 22 लैंग्वेज तो हमने बहुत बार डिस्कस कर दिया, आप कोई 10-20 बार तो कर दिया होगा 2 मंथ्स में। ये क्वेश्चन आ सकता है। इसको लॉन्च कब किया गया है? 2025 में। नोडल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। कंसेप्ट क्या है? अलाइन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन से प्रमोट इसको अलाइन किया गया है मल्टीलिंगुअलिज्म एजुकेशन में लाने के लिए। जो ये कॉम्प्लीमेंट किससे करेगा? अश्मिता की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, ऑग्यूमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एकेडमिक राइटिंग इनिशिएटिव। ज्ञान भारतम मिशन जो है ये न्यू मिशन है मैन्यूस्क्रिप्ट्स का, जो कि यूनियन बजट में मेंशन किया गया था। सर्वे डॉक्यूमेंट और कंजर्व करना है इंडिया के रिच मैन्यूस्क्रिप्ट्स हेरिटेज के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो इसको कब लॉन्च किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था 2003 में। मिशन मैंडेट क्या है? आइडेंटिफाई करना, डॉक्यूमेंट करना, कंजर्व करना और एक्सेसिबल बनाना। किसको? मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया को। जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने क्या कहा? होम मिनिस्टर ने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको प्रिवेंट करना चाहिए जो स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया है उसका मिसयूज़। इसको स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? इसमें स्टेटस शोज इसमें 4 लाइंस होते हैं। एक 3 देख रहे हो आप, एक पिछले वाली साइड होता है। इसको नेशनल एम्बलम कब बनाया गया था? दिसंबर 1947 को। रेगुलेट अंडर द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एक्ट। इसके एक्ट 2005 में इसको रेगुलेट किया गया था, मतलब कि इसको स्टेटूटरी स्टेटस दिया गया। ओरिजिनल पिलर है वाज कार्ड, एक सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टैंडस्टोन से इसको ओरिजिनल पिलर को कार्ड आउट किया जाता है। स्लोगन इसमें इंस्क्राइब किसमें है? देवनागरी स्क्रिप्ट में। सत्य में जेते, ट्रूथ अलोन ट्रिम्स। इसको मुंडका उपनिषद से लिया गया था। सत्य में जेते, ठीक है। ये देख रहे हो स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, इसमें 4 लाइंस होते हैं जो कि करेज, कॉन्फिडेंस और प्राइड को बताता है। करेज, कॉन्फिडेंस और प्राइड को ये बुद्धिस्ट धर्म चक्र जो है 24, ये बीच में देख रहे हो जो 24 स्पोक्स होते हैं, इसमें ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। किसमें? देवनागरी स्क्रिप्ट में इसमें स्लोगन्स लिखे गए हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट डिसीजन, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी को 3 ईयर का एक्सटेंशन मिल गया है। ये कैबिनेट का डिसीजन है। अब ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी क्या है? नेशनल कमीशन, इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? सबसे पहले हमें ये डेट याद रखनी है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1994 में, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 के बाद। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के एम्बिट के अंदर आता है। इसका एम क्या होता है? ये सोशल, इकोनॉमिक और वर्किंग कंडीशन इंप्रूवमेंट सैनिटेशन वर्कर्स की बताता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को एलिमिनेट करता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग को एलिमिनेट करता है। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें जो हमारे पास वर्कर्स होते हैं वो एब्रप्ट
मतलब कि बहुत ज़्यादा एब्रप्ट हार्श कंडीशंस में अपना काम कर रहे होते हैं परफॉर्म, लेकिन उनको उससे क्या होता है, उससे उनकी जो सोशल इकोनॉमिक और वर्किंग कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं होती हुई दिखती है हमें। उसको इम्प्रूव करने के लिए इसको 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। इसका सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, ये कब बना था, कब किस एक्ट के बाद बना था, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कहाँ हेडक्वार्टर है, ये याद रखना। उसके बाद नमस्ते, जो ये है, ये नमस्ते की फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसके की कंपोनेंट्स क्या है, प्रोफाइलिंग इन अर्बन लोकल बॉडीज, जो डिजिटल टूल्स के उनकी प्रोफाइल करना जो वर्कर्स होते हैं। उसके बाद ये देख रहे हो आप बाकी चीज़ें, इसको हमेशा भी फुल फॉर्म याद रखना कि कंपोनेंट्स हैं, वही कंपोनेंट्स हैं यार जो पीपीईज को डिस्ट्रीब्यूट करना, सेफ्टी डिवाइस को, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन कैंपेन करना उनके लिए, वर्कर्स के लिए। फिर नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि जो न्यूक्लियर लाइबिलिटी है जो कि स्पॉटलाइट में आई कब, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उन्होंने हेड किया यूएसए फ्रांस के बाद, फ्रांस के लिए। क्यों, आप देखिए CLNDA ऑफ 2010, आपको ये याद रखना है। ये क्या, इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखो, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट ऑफ 2010। सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 हमें ये बताता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्पीडी कंपनसेशन मिले विक्टिम्स को न्यूक्लियर एक्सीडेंट के बाद। तो गवर्नमेंट का रोल इसमें क्या होगा, अगर जो डैमेज है वो 1500 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो फिर गवर्नमेंट को स्टेप इन करना पड़ेगा उसमें। तो इसका सप्लायर लाइबिलिटी क्लॉज क्या है, ऑपरेटर ऑफ द न्यूक्लियर प्लांट कैन सीक रिकोर्स फ्रॉम सप्लायर्स इन द इवेंट ऑफ ए न्यूक्लियर इंसिडेंट कॉज बाय। अब मान लीजिए सप्लाई कर रहा है हमारे पास यूएसए, मान लीजिए सप्लाई कर रहा है हमारे पास फ्रांस, इसकी भी लाइबिलिटी आ जाएगी इस एक्ट के बाद। तो वो तो आप ये रिलेक्टेंस शो करेंगे ना कि भाई हमने नहीं यहाँ पर लगाना है प्लांट। यूएसए बोलेगा नहीं, तुम कल को बोलोगे, कल को अगर यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट का थोड़ा अगर एक्सीडेंट हो गया तो लाइबिलिटी हमारे पर आ जाएगी। नहीं, इसने बोला कि जो तभी तो उन्होंने तब इसको अमेंड करने के लिए, न्यूक्लियर लाइबिलिटी को अमेंड करने के लिए, तो वो कहाँ चले गए हमारे प्राइम मिनिस्टर, यूएसए फ्रांस में। ये फरवरी 2025 की न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, न्यू फिशिंग ग्राउंड अरेबियन सी में डिस्कवर हुआ। फिशिंग सर्वे ऑफ इंडिया, मत्स्य जिसको हम हिंदी में कहते हैं फिश को, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंडर आता है। नोडल फिशरी इंस्टीट्यूट इंडिया में है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्वे एंड असेसमेंट ऑफ फिशरी रिसोर्सेज इंडिया की करना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एडजॉइनिंग एरियाज में। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पता है ना आपको, ये 200 नॉटिकल माइल्स के अंडर आता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1946 में, डीप सी फिशिंग स्टेशन के एज अ उसमें। 1983 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था और अपग्रेड किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट द FSI, फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया। इसको रिकॉग्नाइज किया गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट 1988 में। नेक्स्ट, नक्शा प्रोग्राम, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। दोबारा सुनिए, नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। ये 125 अर्बन लोकल बॉडीज अक्रॉस जो 26 स्टेट्स हैं और 3 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया की, वहाँ पे इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का ये एक AI ड्रिवन अर्बन लैंड सर्वे और डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव है। ये डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ने इसको लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के एम्बिट में इसको अनाउंस किया गया था हमारे बजट में 2024-25 में। इसका एम है मॉडर्नाइज करना अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स को जियो स्पेशियल मैपिंग के थ्रू, ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू और AI के थ्रू। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हमें पड़ी, ये सुनिए आप। इसकी रिक्वायरमेंट हमें इसलिए पड़ी क्योंकि देखिए लड़ाई हो जाती है ना गांव में या शहर में, कहीं लैंड के मतलब वो जो नेबर है वो बोलता है ये मेरी लैंड है, वो दूसरा नेबर बोलता है नहीं ये मेरी है, इतना बॉर्डर। तो ये नक्शा प्रोग्राम क्या करेगा, ये नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे अर्बन हैबिटेशंस के बारे में बताएगा।
तो ये क्वेश्चन आ सकता है नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे। नेक्स्ट, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ, अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो जिस स्कीम के 10 साल पूरे हो जाते हैं उसको हम, वो इम्पोर्टेंट स्कीम हो जाती है। इसको फिस्कल ईयर 2014-15 में इनिशिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के थ्रू। इसका एम क्या है? स्टेट गवर्नमेंट्स को एड करना, सॉइल हेल्थ कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फार्मर्स के अक्रॉस द नेशन। सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो 12 पैरामीटर्स जो मेजर करेगा सॉइल के, कि सॉइल में एनपीके कितना है, बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है किसी भी सॉइल के, उसको बताएगा ये सॉइल हेल्थ कार्ड। ये ऑनलाइन ट्रैकिंग करेगा। स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम भी इसमें इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट, भारत टेक ट्रिम प्रोग्राम। भारत टेक ट्रिम प्रोग्राम एक नेशनल इनिशिएटिव है जो कि इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करेगा, इनोवेशन को और इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट सेक्टर को प्रमोट करेगा। ग्लोबल एक्सपोजर इंडियन गेम डेवलपर्स को देगा, स्टार्टअप्स को देगा, टेक कंपनीज को देगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट बॉडी है, ओवरसीइंग जो इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेटिव काउंसिल ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर है इसका। जो न्यू दिल्ली में जो स्टैम्पीड हुई ना, तो एक्स ग्राशिया पेमेंट जो उनके किन्स होंगे उनको कैश में क्या है, एक्स ग्राशिया क्या हुआ और एक्स ग्राशिया और कंपनसेशन में डिफरेंस क्या है, पूरा डिटेल में देखेंगे। एक्स ग्राशिया पेमेंट ये वो पेमेंट होती है जो एक गुडविल गेस्चर के तौर पर दी जाती है। ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती है, ये कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होता है गवर्नमेंट पर कि भाई ये देनी ही देनी है। वो गवर्नमेंट की अपनी मर्जी होती है कि भाई एक गुडविल गेस्चर के तौर पे ये हम उनको दें या ना दें। तो किन केसेस में इसको प्रोवाइड किया जाता है? एक्सीडेंट्स हो जाए, नेचुरल डिजास्टर हो जाए या कोई ट्रेजिडी हो जाए, उन केसेस में ये नॉन टैक्सेबल होता है इंडिया में। तो और इसके लिए कोई स्टैट्यूटरी लॉ नहीं है जो कि इस एक्स ग्रेशिया पेमेंट को रेगुलेट करे। रेलवे एक्स ग्रेशिया पेमेंट, इसको रेलवे, ये रूल्स याद रखना, रेलवे एक्सीडेंट्स एंड अनटुवर्ड इंसिडेंट्स, रेलवे एक्सीडेंट्स एंड अनटुवर्ड इंसिडेंट्स कंपनसेशन रूल्स 1990। एक्स ग्राशिया के बारे में थोड़ा और सुनिए आप। एक्स ग्राशिया एक ऐसी पेमेंट होती है जो कि गुडविल गेस्चर के तौर पर की जाती है, नॉन बाइंडिंग होती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड एक्स ग्राशिया रिलीफ एक्सीडेंट्स, नेचुरल डिजास्टर, ट्रेजिडीज के केस में। एक्स ग्राशिया और कंपनसेशन में डिफरेंस क्या है? देखिए, जो इसका नेचर होता है वो एक्स ग्राशिया का वॉलंटरी होता है, लेकिन कंपनसेशन का लीगल होता है कि भाई देनी ही देनी है, देनी ही देनी है। और पर्पज इसका एक्स ग्राशिया का होता है इमीडिएट रिलीफ। ये कंपनसेशन लॉस, कंपनसेशन फॉर लॉस एंड डैमेज, लीगल बायस, नो लीगल रिक्वायरमेंट, डिफाइंड अंडर लॉ कंपनसेशन। फर्स्ट फेज देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान, इसको 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको इंक्लूड किया गया। देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान क्या है? नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, NCISM, ये याद रखना, NCISM। इसने इस इनिशिएटिव को लेड किया है। ये फर्स्ट फेज इसका एक सेरेमनी 28 फरवरी 2025 को मुंबई में हुआ। तो अचीवमेंट इसकी सिग्निफिकेंट स्टेप है ताकि जो ग्लोबल इंटीग्रेशन हो इंडियन मेडिसिनल प्रैक्टिसेस का ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट फेज देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान जो कि नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने लीड किया था। स्वायत्त इनिशिएटिव इसका ऑन सेलिब्रेट 6 ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, 8% रजिस्टर्ड सेलर्स को इंक्लूड। तो ये क्या है? एक इनिशिएटिव है जो कि स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगा, वुमेन को प्रमोट करेगा, यूथ के एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शंस ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बाद आता है एम्बिट में। एम इसका देख रहे हो, प्रमोट इंक्लूजन, एम्पावर मार्जिनलाइज ग्रुप्स, फैसिलिटेट मार्केट एक्सेस, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट, TRIFED, ट्राइफ,
ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक बार और सुनिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी है जिसका मैंडेट होगा कि जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ट्राइबल एरियाज़ की हमारी कंट्री में, उसको मतलब कि उसको नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी जो है उसको लाई जाए, जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको लाया जाए हमारी कंट्री के ट्राइबल एरियाज़ में, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्राइबल एरियाज़ में लाया जाए। तो इसने क्या किया, इसने पार्टनर किया किसके साथ, रिलायंस रिटेल के साथ, HCL फाउंडेशन के साथ और तोरा जेमेलियो ट्राइबल एंटरप्राइजेस को बूस्ट करने के लिए। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, 1987 में, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इनिशिएटिव देख रहे हो, ट्राई फूड स्कीम, टेक फॉर ट्राइबल्स, वन धन सामाजिक दूरी जागरूक का अभियान, वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर MFP, ट्राई फूड स्कीम। फिर नेक्स्ट, प्रधानमंत्री धन धनी कृषि योजना, ये मेजर एग्रीकल्चर इनिशिएटिव है, इसको यूनियन बजट 2025 में लॉन्च किया। प्रधान एक न्यू इनिशिएटिव है जो कि सपोर्ट करेगा फार्मर्स को 10 रीजन्स में जो एग्रीकल्चर में चैलेंज फेस कर रहे हैं। इसका एम है अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना रूरल एरियाज़ में, जिससे जो माइग्रेशन है वो एक ऑप्शन बन जाए, एक मजबूरी ना बन जाए, मजबूरी ना बन जाए कि प्रधानमंत्री धन धनी कृषि योजना क्या है, मतलब कि देखो एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट के लिए जो विलेज में कोई बंदा होता है ना, वो बाहर चले जाता है। बाहर क्यों चले जाता है, क्योंकि उसको एक हर दिन के लिए वेज मिलता है, हर दिन के लिए उसको अपना जो है वो काम वो कर सकता है, अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री धन धनी कृषि योजना क्या करेगा, प्रधानमंत्री धन धनी कृषि योजना एक इनिशिएटिव है जो कि फार्मर्स को सपोर्ट करेगा 10 रीजन्स में जो कि एग्रीकल्चर में चैलेंज फेस कर रहे हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रूरल एरियाज़ में, तो और एक मजबूरी जो माइग्रेशन की हो जाती है वो एक ऑप्शन बन जाए, ना कि एक मजबूरी बन जाए। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के एम्बिट में आता है कि 5 सेक्टर्स में फोकस करेगा, किसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करेगा, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करेगा, क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट होता है लोन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का अडॉप्ट करेगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेगा, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एफिशिएंट बनाएगा। प्रसाद स्कीम क्या है, हाउस पैनल्स, इन्होंने जो टाइमली कंप्लीशन स्पिरिचुअल टूरिज्म प्रोडक्ट्स हैं उसको करने के लिए, इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म 2014 में लॉन्च किया था। इनिशिएटिव है जो कि ट्रांसफॉर्मिंग कल्चरल प्रिजर्वेशन और स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग करे। 20 अक्टूबर 2017 में किया गया था, जो कि प्रसाद टू नेशनल मिशन ऑफ पिलग्रिमेज रेजुविनेशन और स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये जितनी भी स्कीम देख रहे हो ये सारी कौन सी हैं, ये आप एक जगह लिख लीजिए। अगर आपको जैसे प्रसाद स्कीम है, हृदय स्कीम है, स्वदेश दर्शन स्कीम है, अडॉप्ट हेरिटेज, ये पर्वतमाला स्कीम है, काशी तमिल संग्राम, इतने अभी सुनिए इसको थोड़ा। अगर आंसर राइटिंग में आपके लिए, अगर आंसर राइटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसको थोड़ा लिख लीजिए। अब अपन ने हेल्थ पे, तो एल्मा है, इन्होंने नाइगर जो कंट्री है इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है, जो ओंको सीरियसिस जो रिवर ब्लाइंडनेस है, एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम जो थी उसको एलिमिनेट करने के लिए, जो एंकोसिरोसिस थी इसको रिवर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है जो कि पैरासिटिक वर्म ओंकोसेरा वोल्वुलस से होती है। ये ह्यूमंस जो कि एक इन्फेक्टेड ब्लैक फ्लाई होती है, अगर उसने बाइट कर दिया तो ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है। तो जो 5 कंट्रीज है जो कि ओंकोसेरोसिस वायरस से फ्री कर दी गई हैं वो कौन कौन सी, एक है कोलंबिया, इक्वाडोर, मेक्सिको, ग्वाटेमाला और एक अफ्रीकन भी है एक कंट्री, नाइजर। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट आता है नीपा वायरस, जो एक डेडली नीपा वायरस है। ये नॉर्थ अमेरिका में पाया गया, जिससे एक पेंडेमिक फियर को स्पार्क कर दिया। इसके जो सिम्टम्स है उसके
अच्छी तरह देखेंगे हम, जो नीपा वायरस है ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ होने का मतलब ये हुआ कि जो ये एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती है। सबसे पहले ये पॉइंट याद रखिए। एक नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस होता है, नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस ये भी हो गए। फ्रूट बैट्स जो जो टेरोपस स्पीशीज़ है, जिसको हम फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहते हैं, ये इसके नेचुरल होस्ट होते हैं, नेचुरल होस्ट होते हैं। और ये किसी भी स्पीशीज़ बैरियर को क्रॉस करके वेरियस मैमल्स को ह्यूमंस के साथ साथ इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये इससे रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, एनसेफेलाइटिस होता है, ठीक है। और इसका जो मोस्ट नोटेबल वायरस कौन से एक है, हेंड्रा वायरस और नीपा वायरस। नेक्स्ट है जो चिकन आंध्र प्रदेश में है, इनमें रानीखेत डिजीज़ की वजह से ये पैरिश हो गए, ख़त्म हो गए बहुत ज़्यादा। ये क्या है रानीखेत डिजीज़? एक हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज़ है जिसमें बर्ड्स, पार्टिकुलरली पोल्ट्री एनिमल्स होते हैं, जैसे चिकन्स हैं, टर्की है और डक्स हैं, ये इन्फेक्ट होते हैं। ये इन्फेक्शियस और वायरुलेंट एवियन एविलरिया वायरस AAVV1 कॉमनली नोन एज न्यू कैसल डिजीज़ वायरस। न्यू कैसल डिजीज़ वायरस जैसा क्वेश्चन आ सकता है, ये इसलिए याद रखना है। और इसको एज अ एवियन पैरामाइजो वायरस 1 डिक्लेयर किया। और ये रेस्पिरेटरी, नर्वस और डाइजेस्टिव सिस्टम बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है। ट्रांसमिशन डायरेक्ट कंटेक्ट अगर हो गया ना, या सिक्रीशंस हो गई, उससे होता है, या अगर हमने कॉन्टेमिनेटेड फीड दे दी तब भी हो सकता है। फिर आता है इसका अभी प्रेजेंट डे में कोई भी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है लंपी स्किन डिजीज़। इसको भारत बायोटेक जो कि बायोवेट, इसमें इनको लाइसेंस मिल गया, मतलब इन्होंने डेवलप कर दिए ये वैक्सीन इसके लिए। जो लंपी स्किन डिजीज़ है ना, ये एक इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है, किसकी? कैटल्स की और वाटर बफेलो की। ये किससे कॉज होती है? लंपी स्किन डिजीज़ वायरस, जो कि जीनस कैप्रियोपॉक्सी वायरस से बिलोंग करता है। ये ये जोनोटिक नहीं होती है। अफ्रीका का एंडेमिक पार्ट्स ऑफ वेस्ट एशिया। सबसे पहले कब डिस्कवर हुई थी? 1929 में। सबसे पहले 1929 में डिस्कवर हुई थी। साउथ ईस्ट एशिया में सबसे पहला केस इसका रजिस्टर हुआ था बांग्लादेश में। कब? 2019 में। और इंडिया में सबसे पहले मयूरभंज उड़ीसा में इसका सबसे पहला केस रिकॉग्नाइज। और फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में हमने देखा था उड़ीसा का स्टैंड क्या था? 1। ये कब के करंट अफेयर्स में हमने देखा था? जनवरी के। क्या मंकी पॉक्स को हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को लेबल करना चाहिए? न्यूज़ थी, इसमें देखते हैं ये क्या है। जो एक जोनोटिक वायरल डिजीज़ होती है, जो कि मंकी पॉक्स वायरस से होती है, एक जीनस ऑर्थ्रोपॉक्सी वायरस, प्राइमरीली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में होता है, सेंट्रल और वेस्ट एशिया और कभी कभी अदर रीजन्स में भी होता है। ये रैश स्किन लीजन्स में आ जाते हैं। फर्स्ट ह्यूमन केस इसका कब हुआ था? 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में। जो इसका नेचुरल होस्ट है वो अभी भी अनआइडेंटिफाइड है। ये जूनोटिक वायरल इलनेस का डिजीज है, जो कि मंकी पॉक्स वायरस, जो कि ऑर्थ्रो, ये देख रहे हो आप, प्राइमरीली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। ये रैश स्किन लेजेंड्स आ जाते हैं इसमें, है ना। मंकी पॉक्स जैसे स्मॉल पॉक्स में होता है ना, वैसा ही कुछ समझ लो। न्यू बैट वायरस चाइना में डिस्कवर हुआ, जिसको कहते हैं HKU5CoV2। HKU5CoV2 क्या है? एक न्यूली डिस्कवर्ड बैट कोरोना वायरस है, जो कि किससे रिजेंबल करता है? SARS-CoV-2 बिलोंग टू द मर्बिको वायरस सब जीनस, जो जिसमें देख रहे हो कैन बाइंड टू ह्यूमन ACE2 रिसेप्टर्स, जो जैसे SARS-CoV-2 है कर रहा था ना, जैसे COVID-19, वैसा ही उसमें वैसा ही ये उस रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाता है। इसके कंफर्म केस अभी तक नहीं आए हैं और उसके सिम्टम्स भी अननोन है। वुहान इंस्टीट्यूट चाइना में डिस्कवरी इसकी हुई थी। हेल्थ हो गया। अब आते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशंस में। उसके बाद हम करेंगे ये डिफेंस, फिर हम करेंगे डिफेंस एक्सरसाइजेज, तो हो जाएगा कंप्लीट हमारा। सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे पहली न्यूज़ जो है वो ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को क्या किया? सैंक्शंस लगाए ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर इलेजिटिमेट इजराइल US प्रोब। क्या है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट?
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फर्स्ट इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट है जो कि इंडिविजुअल या किसी इंटरनेशनल क्राइम, सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स को प्रोसिक्यूट करता है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था रोम स्टैच्यू 1998 और इसको विद इफेक्ट लाया गया था 2002 के। हेडक्वार्टर इसके हेग नेदरलैंड में। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है, फ्रेंच है, अरेबिक, चाइनीज, रशियन। मेंबर्स 124 कंट्रीज है। नोटेबल नॉन मेंबर्स कौन कौन से है? इंडिया, इजराइल, यूएस, रशिया, यूक्रेन और चाइना। अब आपको इसमें याद पता क्या रखना कि इंटरनेशनल क्रिमिनल काउंसिल ने उसको इजराइल को कहा था ना कि आप उसको क्रिमिनल उसमें ला गया, एम्बिड में लाएगा, प्रोसिक्यूट किया था। तो ट्रंप ने इसी पर सैंक्शन लगा दिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड पर ही सैंक्शन लगा दिए। तो आपको इसका याद क्या रखना है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है इसको रोम स्टैच्यू 1998 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसको विद इफेक्ट लाया गया 2002 में। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? जो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है, इसको साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया सेंटर टू रेगुलेट एडिबल ऑयल इंपोर्ट नेपाल ड्यू टू मिस यूज ऑफ साफ्ता नॉर्म्स। क्या है साफ्ता नॉर्म्स? सारा डिटेल में देखते हैं अभी हम, ठीक है। फ्री सार्क कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन ये एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, फ्री ट्रेड अरेंजमेंट्स ऑफ द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये वो एग्रीमेंट है फ्री ट्रेड का, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। द एग्रीमेंट फोर्स में कब आया था? 2006 में। तो 1993 में जो सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट था ना, इसको सक्सीड किया था इसने। साफ्ता सिग्नेटरी कंट्रीज कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। नेक्स्ट हम चलते हैं, साफ्ता नॉर्म पता चल गया ना आपको, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। नेक्स्ट पीएम मोदी ट्रंप मीट रिफॉर्म स्ट्रेंथन ऑफ यूएस इंडिया पार्टनरशिप। यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है जिसको लॉन्च किया गया था ताकि डिफेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में हो। और इसमें कौन कौन सी नेशन इन्वॉल्व है? ऑब्वियसली इंडिया और यूएसए। की फीचर इसके डिफेंस, सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, इकोनॉमिक, ट्रेड एक्सपेंशन है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, स्ट्रेटेजिक, जियोपॉलिटिक्स। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने 77वां सेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इनॉग्रेट किया, अफ्रीका एशिया रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब अफ्रीका एशिया रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन बताती है किन दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में, एशिया और अफ्रीका के बीच में रूरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन को बताता है। इसका ओरिजिन 1955 में हुआ था, ईस्ट एशिया रूरल रिकॉन्स्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस जो टोक्यो में हुई थी, उसके वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ। और इसका ऑफिशियल फॉर्मेशन 1961 एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस रूरल रिकन्स्ट्रक्शन न्यू दिल्ली में जो हुआ था वहाँ पे हुआ। इसके मेंबर कंट्रीज 33 मेंबर कंट्रीज है एशिया और अफ्रीका से। एम क्या है ARDO का? ARDO की फुल फॉर्म आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फोस्टर साउथ साउथ कोऑपरेशन, एनहांस एग्रीकल्चर एंड रूरल पॉलिसी, नॉलेज एनहांसमेंट। नेक्स्ट हम अब आते हैं डिफेंस की न्यूज़ पे। इंडिया एज्यूम्स चेयरमैनशिप ऑफ बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एट द 13th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग इन मालदीव्स। मालदीव्स हमें पता है हमारी नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। मालदीव में एक हमें पता है मालदीव जो है वो हमारी एक नेबरिंग कंट्री है। तो बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 2003 में। ए रीजनल फिशरीज बॉडी है जो कि इसको असिस्ट करेगी मेंबर कंट्री को। फुल मेंबर्स इसके कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, इंडिया है, मालदीव है और श्रीलंका है। कोऑपरेटिंग नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कौन कौन है? इंडोनेशिया है, मलेशिया है, म्यांमार है और थाईलैंड है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? मैरीन फिशरी मैनेजमेंट अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, रीजनल इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग, प्रमोटिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है इसको किसने डेवलप किया? आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ARDE, जो कि DRDO की एक लेबोरेटरी है, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये फर्स्ट इसको कब यूज़ किया गया था? करगिल वार में। इसमें मल्टी ट्यूब लॉन्चर व्हीकल होता है, मल्टी ट्यूब, और इसकी रेंज कितनी होती है? 60 to 75 किलोमीटर्स। तो ये तात्रा ट्रक
ये मोबिलिटी के लिए टाटा ट्रक इसको इंस्टॉल किए थे, किसको, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को। नेक्स्ट है इंडिया रशिया ने जो डील की है क्लब एस एंटी शिप क्रूज मिसाइल, ये नेवी सबमरीन वॉरफेयर के लिए गेम चेंजर हो सकता है। क्लब एस मिसाइल सिस्टम क्या है, ये रशिया ने डेवलप किया था, उनकी एक कंपनी एनपीओ नोवेटर द क्लब, और इसको हम कैलिबर भी बोलते हैं। एक क्रूज मिसाइल है, मॉस्को डिफेंस फोर्स में कब इसको इंक्लूड किया गया था, 1994 में। वॉरहेड पेलोड इसका 400 किलोग्राम्स का होता है, कैपेबल ऑफ टारगेटिंग सरफेस शिप्स, सबमरीन्स एंड ग्राउंड टारगेट्स, 300 किलोमीटर अवे तक ये टारगेट कर सकता है। थोड़ा क्लब ये डिस्कस कर लिया ना हमने, क्लब एस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के, तो ये इंडिया के साथ हमने एक कंट्रैक्ट किया है इसकी प्रोक्योरमेंट करने की, एंटी शिप क्रूज मिसाइल, मतलब कि हम इसको शिप से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। क्लब एस मिसाइल, इसका वॉरहेड पेलोड कितना है, 400 किलोग्राम का। ये सरफेस शिप्स को टारगेट कर सकते हैं, सबमरीन्स को, ग्राउंड टारगेट्स को 300 किलोमीटर बाहर तक। नेक्स्ट जेवेलियन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये एक मैन पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसको अमेरिकन डिफेंस मेजर्स रेथियन और लॉकहीड मार्टिन ने बनाया था। इसको डिज़ाइन किया गया था हैवी आर्मर्ड व्हीकल्स को डिफीट करने के लिए, रेंज इसकी 2.5 किलोमीटर्स तक की है। ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल होती है इसमें, और ऑटोमेटिक इंफ्रारेड गाइडेंस होता है इसमें। नेक्स्ट टेक द R-37M मिसाइल बिल्ड इट एट होम। R-37M मिसाइल क्या है, इसको हम नेटो रिपोर्टिंग नेम A-13X हेड भी बोलते हैं। एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसको डेवलप किसने किया था, रशिया ने। डिज़ाइन टू एलिमिनेट एनिमी फाइटर जेट्स एंड ड्रोन्स बियॉन्ड विजुअल रेंज। वेट कितना कैरी करता है, 510 किलोग्राम्स का, और लेंथ ऑफ ओवर 4 मीटर की होती है। वार हेड वेट 60 किलोग्राम का होता है। स्पीड इसकी 6 मैक के, मतलब कि साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा। यशस, जैसे हमने पिछले जनवरी के उसमें देखा था प्रलय, वैसे यशस। एरो इंडिया 2025 हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जेट ट्रेनर, उसको रिनेम किया है यशस। यशस क्या है, फ्लैगशिप जेट ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का एयरक्राफ्ट। इसको पहले क्या बोला जाता था, हिंदुस्तान जेट ट्रेनर। इसमें स्टेज 2 पायलट ट्रेनिंग इक्विप्ड है ये, पावर्ड बाय अ फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल्ड बाय दिस इंजन। नेक्स्ट है नाविका सागर परिक्रमा 2 INSV तरीनी रिसर्चेज पोर्ट स्टैनले द थर्ड पोर्ट ऑफ कॉल। नाविका सागर परिक्रमा 2 क्या है, ये मैरीटाइम एक्सपीडिशन है इंडियन नेवी का। इसका एम क्या है, सरकम नेविगेटिंग द ग्लोब इन अ सेल बोट क्रूड बाय वुमेन ऑफिसर्स। नाविका सागर परिक्रमा 2, ठीक है। इसमें क्या होगा, सरकम नेविगेशन किसका होगा, पूरे ग्लोब का, सेल बोट पर वुमेन ऑफिसर्स के थ्रू। ये सिंबलाइज करेगी वुमेन एम्पावरमेंट को, इंडियन मैरीटाइम ट्रेडिशंस को। फर्स्ट एडिशन इसका कब किया गया था, सितंबर 10, 2017। सेकंड एडिशन इस डेट को, और इतने नॉटिकल माइल्स कवर करेगा, 21,600 नॉटिकल माइल्स। अब हम कुछ डिफेंस एक्सरसाइजेस को देखते हैं। सबसे पहला है जो इंडिया मालदीव जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसको वो हमने लॉन्च किया है। इसमें क्या है, ये 13th एडिशन होस्टेड बाय मालदीव्स फ्रॉम 2 to 15 जनवरी 2025। ये बायलेटरल एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, जो कि अल्टरनेटिवली कंडक्ट की जाएगी इंडिया और मालदीव्स के में 2009 के बाद। एक्यूबेरिन का मतलब क्या हुआ है, फ्रेंड्स। किस लैंग्वेज में, दिवेही लैंग्वेज में इसका मतलब होता है एक्यूबेरिन का फ्रेंड्स। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका इंटर ऑपरेबिलिटी इंडियन और मालदीव्स आर्म्ड फोर्सेस को बढ़ाना। अदर एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव्स की क्या एक्सरसाइज, इकट्ठा, सॉरी। थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज क्या है, TR ट्रोपैक्स। इंडियन नेवी फ्लैगशिप बाइनियल ऑपरेटिंग एक्सरसाइज है दिस लार्ज स्केल एक्सरसाइजेज। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी इंडियन आर्मी की, आर्म फोर्सेस की, एयर फोर्स की और कोस्टल गार्ड्स की। गोल है इसका टू वैलिडेट द कोर वारफेयरिंग स्किल्स ऑफ द इंडियन नेवी। इसमें इंश्योर ये किया जाएगा कि इंटीग्रेटेड और सिंक्राइज अप्रोच रहे मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। इंडिया इजिप्ट जॉइंट स्पेशल
फोर्सेस एक्सरसाइज साइक्लोन 3 कमेंसेस राजस्थान। एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 क्या एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और इजिप्ट आर्मी के बीच में होगी। ये थर्ड एडिशन ऑफ साइक्लोन एक्सरसाइज होगा। फर्स्ट एडिशन एक्सरसाइज का कंडक्ट किया गया था 2023 में इंडिया में, और सेकंड एडिशन इजिप्ट में 2024 में। मोटो ऑफ एक्सरसाइज क्या है? टुगेदर वी ट्रेन, टुगेदर वी एक्सेल। इसमें याद क्या रखना है एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 में कि किस किस के बीच में हुई थी और कहाँ पर हुई थी। नासा पंच मिशन टू इमेज सन्स एटमॉस्फेयर ट्रैकिंग ओरिजिन्स ऑफ सोलर विंड्स। इसमें क्या करेंगे जो पोलैरिमेट्री है टू यूनिफॉर्म द कोरोना एंड हेलियोस्फेयर मिशन पंच। पी से क्या बनता है? पोलैरिमेट्री। यू से यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फेयर। ये लॉन्च किसने किया था? स्पेस एक्स ने। टाइम पीरियड क्या है? एक्सपेक्टेड मिशन लाइफ 2 साल का है। की गोल ऑफ द पंच मिशन क्या है? 3D इमेजिंग ऑफ द सोलर कोरोना एंड सोलर विंड्स, इन्वेस्टिगेटिंग द ओरिजिन्स ऑफ सोलर विंड्स, अंडरस्टैंडिंग माइक्रो टू लार्ज स्केल इंटरेक्शंस, स्पेस वेदर प्रेडिक्शंस को इम्प्रूव करना। जो शुभांशु शुक्ला है ये इंडियन एस्ट्रोनॉट है जो कि एक्सियम 4 पायलट एक्सियम 4 को स्पेस में लॉन्च करेंगे। क्या करेंगे? पायलट करेंगे। एक्सियम 4 मिशन AX4 क्या? ए प्राइवेट स्पेस फ्लाइट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ऑपरेटेड बाय एक्सियम स्पेस और SpaceX क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट। मिशन है इसका ऑब्जेक्टिव है कमर्शियल स्पेस एंडियोवर्स को उसकी स्टडी करना, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना, रिसर्च और डेवलपमेंट करना। की फीचर इसके क्या क्या है? SpaceX यूज होगा इसमें, ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट लॉन्च एटॉप इन फैल्कॉन। उसका फैल्कॉन का नाम याद रखना, फैल्कॉन 9 रॉकेट, और मिशन का नाम याद रखना एक्सियम 4। ये 14 डे अब्रॉड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन होगा। तो लास्ट में हम आते हैं मेटा अनाउंसेस प्रोजेक्ट वाटर वॉर्थ टू एनहेंस ग्लोबल कनेक्टिविटी AI ड्रिवन सबसी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका प्रोजेक्ट वाटर वॉर्थ इसको अनाउंस नहीं किया था मेटा ने, जो कि एक फेसबुक का है कंपनी। प्रोजेक्ट विल यूज़ AI टू एनहेंस सबसी केबल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करेगा ताकि स्केल और रिलायबिलिटी स्ट्रेंथन हो सके वर्ल्ड डिजिटल हाईवेज की। फोकस रहेगा टू एनहेंस केबल डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। उसकी कवरेज में क्या होगी? द प्रोजेक्ट विल बी अ $multi-billion multi-year इन्वेस्टमेंट स्ट्रेचिंग ओवर 50,000 किलोमीटर्स टू कनेक्ट। इसमें 5 कंटिनेंट्स को कनेक्ट किया जाएगा प्रोजेक्ट वाटर वॉर्थ। इससे इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा स्केल और रिलायबल वर्ल्ड डिजिटल हाईवेज को बनाना। थैंक यू।